Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 policies of British expansion। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जिसका यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया, इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपांशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को कैसे एक्सपांड किया। बेटा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने 100 सालों में ही, एक सेंचुरी में मतलब 100 सालों में ही इंडिया में अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को भी एस्टेब्लिश किया और इंडिया से बहुत सारी वेल्थ को भी एक्वायर किया। ठीक हुई बात। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने दोनों ही चीज़ों को एक्वायर किया, वेल्थ को भी पॉलिटिकल पावर को भी, ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी, मतलब सिर्फ एक सेंचुरी का टाइम लगा इसको। ये कमर्शियल ट्रेडिंग वेंचर से ट्रांसफॉर्म हुई रूलिंग अथॉरिटी में। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्यों आई थी बेटा? ट्रेडिंग करने आई थी, कमर्शियल ट्रेडिंग, व्यापार के लिए आई थी, बिजनेस के लिए आई थी। पर अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लिया इसने अपने आप को रूलिंग अथॉरिटी बना लिया इंडिया की। इंडिया में पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया आपने। बिटवीन 1757 टू 1857, इन 100 सालों में 1757 से लेकर के 1857 तक, मतलब मात्र 100 सालों में, एक सेंचुरी में, कंपनी ने अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चालू किया इंडिया में। पहले 1, 2, 3, फिर ऐसे ऐसे करके इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को ये कंट्रोल करने लग गए। और बेटा जितनी मेथड संभव हो सकती थी ये सारी मेथड्स इन्होंने यूज़ की। रीजनल किंगडम्स के साथ लड़ाई की, वहाँ पर अपने पपेट रूलर को इंस्टॉल कर दिया, उस किंगडम को एक कठपुतली राजा दे दिया। पपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली। उस पर्टिकुलर किंगडम जिसके साथ वॉर किया, उसे जीता, वहाँ पर एक कठपुतली राजा बिठा दिया। एनेक्सेशन किया हो या पीसफुल मीन्स में उस टेरिटरी को अक्वायर किया है, पर ये दोनों ही काम डीवियस मीन्स से चल रहे थे। डीवियस मीन्स मतलब होता है जालसाजी करके, कॉन्स्पिरेंसी करके, धोखाधड़ी करके, ये सारी टेरिटरी को एक एक करके एक्वायर करते जा रहे थे। और इसी तरीके से इन्होंने कंपनी रूल को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपांड कर दिया, फैला दिया। डीवियस का मीनिंग क्या होता है बेटा? धोखाधड़ी करके। तो किसी को एनेक्स कर रहे हो या पीसफुल वे में आप काम कर रहे हो, पर दोनों में ही बहुत धोखेबाजी, चालसाजी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा की। बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आए और हर गवर्नर जनरल अपने आप को क्राउन की नज़रों में, ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रों में बहुत अच्छा दिखाना चाहता था और उसको अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में इंडिया को एक्सप्लॉइट करना होता था। तो वो डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आता विच वर मीन टू एनहांस ब्रिटिश पावर इन इंडिया, और हर पॉलिसी का एम होता टू इंक्रीज ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब हम वन बाय वन गवर्नर जनरल्स को और उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे। तो बच्चा एक्सपांशन अंडर लॉर्ड वेल्सली, 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहे कौन? लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1798 से 1805 तक। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिन्हें आप लॉर्ड वेल्सले के नाम से जान रहे हैं। इनका नाम था रिचर्ड वेल्सले थे ये, है ना। तो इन्होंने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इस सिस्टम में बहुत सारे जो इंडियन पावर्स थे उन्हें सब्जुगेट किया गया। सब्जुगेट करने का मतलब होता है दमन करना, उनकी पावर को छीन लेना। विदाउट वॉर, बिना युद्ध लड़े, बहुत सारे इंडियन किंग्स की पावर को सब्जुगेट किया। किसने? रिचर्ड वेल्सले ने। किसको इंट्रोड्यूस करके? सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करके। अब था क्या सब्सिडरी अलायंस में? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना। सब्सिडरी अलायंस ऑफर करता था किसी भी इंडियन रूलर को। अच्छा देखो, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही इंडिया में कि एक्स वाई के ऊपर अटैक करेगा, वाई जेड के ऊपर अटैक करेगा। मतलब मुगल्स अगर हैं तो मुगल्स को मराठा पसंद नहीं है, मराठा को मुगल पसंद नहीं है, राजपूत को ना मुगल्स पसंद है ना मराठा पसंद है। तो राजपूत मुगल्स के ऊपर भी अटैक करना चाहता है, मराठा के ऊपर भी अटैक करना चाहता है, मुगल्स भी मराठाओं के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, मराठा मुगल्स के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो ये एक कहानी बनी हुई थी। तो बेटा कोई भी जो इंडियन रूलर था जिसे डर लगता था किसी भी एक्सटर्नल पावर से, उसे ये अंग्रेज जाके समझाते थे कि देखो तुम एक काम करो, हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो। अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा ना तो तुम्हें हम बचाएंगे, हम, और हमसे तो कोई लड़ ही नहीं पाएगा। तो इंडियन रूलर तो थे ही मूर्ख, वो बोलते वाह कितनी अच्छी पॉलिसी है, वो उसको साइन कर लेते। चलो पढ़ते हैं।
It was an offer to help and protection from British to any regional ruler. देखो, इसमें ऑफर दिया जाता किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा. इट वॉज एन ऑफर ऑफ हेल्प एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश. ब्रिटिश ऑफर दे रहे हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. किसको की? किसी भी रीजनल रूलर की. किससे हेल्प करेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इवन इंटरनल रिवोल्ट्स. अगर आपके किंगडम में कोई इंटरनल रिवोल्ट होता, आपकी प्रजा आपस में लड़ने लगती है, राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी करती है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला तब भी हम आपके साथ हैं. और आपके आसपास के जो किंग्स हैं वो अगर आपके ऊपर अटैक करेंगे तो भी हम आपके साथ हैं. तो वो राजा बड़ा खुश कि अरे ब्रिटिशर्स तो बढ़िया है. However, it came with happy price. ये आया तो बेटा पर ये हैवी प्राइस के साथ आया. However, it came with a heavy price. इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमारे इंडियन किंग्स को चुकानी पड़ी. एज अ इंडियन रूलर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. किसको? इंडियन रूलर्स को. In return had to accept the treacherous terms and conditions. ये ट्रेचरस टर्म्स और कंडीशन तो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि आप खुद मूर्ख बने. ट्रेचरस का मतलब होता है जालसाजी वाली, धोखेधड़ी वाली, है ना, विश्वासघाती. ट्रेचरस विश्वासघाती ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा. टर्म्स क्या थी बेटा सब्सिडरी अलायंस की? अब हम वो देखेंगे. बेटा वो जो वर्ड है ट्रेचरस, उसका मतलब धोखेबाज भी हो सकता है ना. चलो, टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस. तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था? जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें कहा जाता था कि आप कंटिन्यू रखें, अपनी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करें, पर सिर्फ एक काम करें, अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दें. क्योंकि ब्रिटिश ने आपको एश्योरेंस दिया है ना, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्शन देगी अगर कोई स्ट्राइक होगी भी तो. अगर कोई विवाद होगा, कोई झगड़ा होगा, स्ट्राइक मतलब विवाद, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, रायट्स, तो उस टाइम में तो कौन सपोर्ट करेंगे? ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे. तो फिर से देखो, सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम था उसके थ्रू क्या कहा गया? जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें कहा गया कि कुड कंटिन्यू टू रूल देयर टेरिटरी. अपनी टेरिटरी को रूल करते रहो तुम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपनी आर्मी को क्या कर दो? डिसबैंड कर दो. एज द स्टेट्स वर गिवन एश्योरेंस, क्योंकि स्टेट ने तुम्हें एश्योरेंस दिया और प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश इन टाइम्स ऑफ स्ट्राइफ. और बेटा ब्रिटिश ट्रूप्स जो होते थे उन्हें परमानेंटली स्टेशनड कर दिया जाता था टेरिटरी ऑफ इंडियन रूलर. जिसने भी सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स को एक्सेप्ट किया उसकी टेरिटरी में ही ब्रिटिश ट्रूप्स को स्टेशन कर दिया जाता था, वहाँ रख दिया जाता था. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स को तुम मैनेज कर रहे हो, उनको खाना पीना सैलरी तुम दे रहे हो, और ये सोच रहे हो कि ब्रिटिश तुम्हारे ऊपर कभी अटैक नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? चलो अच्छा ठीक है. किंगडम को मेंटेन करना पड़ता था ब्रिटिश ट्रूप को. इफ द ट्रूप्स weren't maintained, a part of princely state territory was taken away. एक कंडीशन और थी कि आप या तो ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करो, और अगर आप ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपकी टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट किसको दे दो? ब्रिटिशर्स को दे दो, है ना. तो कंडीशन तो दोनों ही खराब थी, पर ठीक है. इफ़ द ट्रूप्स weren't maintained, अगर ट्रूप्स मेंटेन नहीं करना तो प्रिंसली स्टेट का कुछ पार्ट किसको दे दो? टेरिटरी को दे दो. टेकन अवे एंड रेवेन्यूज एक्वायर्ड फ्रॉम दैट पार्ट वर यूज टू मेंटेन द ट्रूप्स. क्या बोला ब्रिटिशर्स ने? या तो तुम खुद मेंटेन कर लो, और तुम्हें मेंटेन नहीं करना तो अपनी टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट हमें दे दो, उस पार्ट से रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे और ट्रूप्स को मेंटेन कर देंगे. यह जो फीचर था इसके थ्रू लॉर्ड वेल्सले को हेल्प मिली कि वो इंडिया में ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन कर पाए इंडियन रूलर्स के खर्च पे. देखो, अगर जब भी लड़ाई होगी अगर उस रूलर और ब्रिटिश में, तो आर्मी तो ब्रिटिश की, वो तो ब्रिटिश के साथ ही खड़ी होगी. तो मतलब लॉर्ड वेल्सले ने, देखो रिचर्ड वेल्सले ने कितना दिमाग लगाया कि वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन कर पा रहे हैं. किसके खर्चे पे? इंडियन रूलर के खर्चे पे. ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी हो गई लॉर्ड वेल्सले के पास थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. और ये बहुत बड़ी इंग्लिश आर्मी जो रिचर्ड वेल्सले मेंटेन कर पाए, इससे इन्होंने फ्रेंच से भी लड़ाई की और फ्रेंच से इंडिया को लगभग गायब ही कर दिया. एक एरिया छोड़ दिया, मतलब एक एरिया नहीं, पौंडीचेरी तक लिमिटेड करके रख दिया फ्रेंच को. ठीक है. इंग्लिश आर्मी टू क्लियर आउट द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया एंड ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सोवरेन पावर. एक अकेली पावर रहे इंडिया में, सोवरेन पावर. वो कौन रहेगी? इंग्लिश. फ्रेंच थे बेटा, पोर्तुगीज़ भी थे, पर पोर्तुगीज़ का इन्फ्लुएंस गोवा तक था
पौंडीचेरी, जो इंडियन मैप में आपको 4 जगह दिखती है, माहे, कराईकल, यनाम और पौंडीचेरी, ये चारों में लिमिटेड होके रह गए फ्रेंच, चारों एरियाज़ तक। जो रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था, उन्हें ब्रिटिश रेसिडेंट्स को अपने कोर्ट में रखना पड़ता था, और जो रेसिडेंट था वॉज पोस्टेड एज अ पॉलिटिकल एजेंट। रेसिडेंट को पॉलिटिकल एजेंट की तरह देखा जाता था, और इसका काम था कि वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को उस किंगडम में प्रमोट करे। समझ में आई बात? ब्रिटिश रूलर जो इंडियन रूलर्स थे, जो सब्सिडरी अलायंस की कंडीशन को मान लेते थे, उन्हें एक व्यक्ति को जो ब्रिटिशर्स की साइड से ब्रिटिश सिटीजन होता था, वो ब्रिटिश इंडियन रेसिडेंट होता था, वो उस इंडियन रूलर के कोर्ट में रहता था जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया हो, और उस रेसिडेंट का एक ही काम होता था कि कुछ भी करके मुझे ब्रिटिश इंटरेस्ट को इस टेरिटरी में प्रमोट करना है। जो रूलर होता था उसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी रेसिडेंट से, अगर वो किसी फॉरेनर को अप्रोच कर रहा हो या किसी फॉरेनर से मिलने जा रहा हो। इवन उसे कंसल्ट करना पड़ता था ब्रिटिश रेसिडेंट को, अगर वो कोई नेगोशिएशन करता है किसी दूसरे इंडियन स्टेट के साथ। तो देखो, आर्मी तो तुम्हारे पास तुम्हारी है ही नहीं, अब तुम्हारे पॉलिटिकल अफेयर्स भी तुम्हारे नहीं हैं, बिकॉज यू हैव टू आस्क फ्रॉम होम ब्रिटिश रेसिडेंट कि इसके साथ बातचीत करूँ कि नहीं करूँ, मैं इस फॉरेनर से मिल सकता हूँ, नहीं मिल सकता हूँ, इस किंग के साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो जो रूलर्स थे वो किसी भी अलायंस में नहीं एंटर हो सकते थे किसी भी दूसरी पावर्स के साथ, इंडिजिनस और फॉरेन। नॉर दे डिक्लेयर वॉर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की परमिशन के बिना ना तो ये वॉर डिक्लेयर कर सकते थे, ना ही तो किसी पैक्ट को, किसी अलायंस को ज्वाइन कर सकते थे। जो इंडियन रूलर्स थे, the Indian rulers who had previously waged war against the British and had been defeated were forced to accept this alliance। अब बेटा एक और कंडीशन थी कि ये जो अलायंस था, ये कुछ इंडियन रूलर्स तो खुशी खुशी साइन कर रहे थे, पर कुछ इंडियन रूलर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ पहले वॉर किया और वो ब्रिटिशर्स से हार गए, उन्हें भी इस अलायंस को साइन करना ही पड़ता था। बहुत सारे इंडियन स्टेट्स थे जो इस अलायंस में आए। The first ruler to enter into this alliance was Nizam of Hyderabad in 1798। 1798 में हैदराबाद के निज़ाम वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इस अलायंस को साइन किया। पहले भारतीय रूलर कौन थे? वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसने 1798 में सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन किया। इनको फॉलो करते नजर आए रूलर ऑफ मैसूर, फिर राजपूत किंग, नवाब ऑफ अवध 1801, द मराठाज इन 1802। 1798 में पहले थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उसके बाद मैसूर के रूलर, फिर राजपूत किंग, अवध ने साइन किया सब्सिडरी अलायंस को 1801 में, और मराठाज ने 1802 में। इम्पैक्ट क्या थे बेटा, क्या प्रभाव थे इस सब्सिडरी अलायंस की? ये जो सब्सिडरी अलायंस था बहुत ही फायदेमंद था, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, पर इंडियंस के लिए लॉस ही लॉस थे। टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर कुड बी टेकन अवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, जो इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता था, ब्रिटिशर्स को ये निश्चिंतता हो जाती थी कि भाई ये टेरिटरी तो मैं जिस भी दिन चाहूँ उस दिन एक्वायर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस राजा की अपनी आर्मी नहीं है, उल्टा वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन कर रहा है। तो जिस राजा के पास ट्रूप्स ही नहीं है, उसकी टेरिटरी को तो किसी भी दिन एक्वायर किया जा सकता है। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था, thus the British Empire was able to expand in India without war। अब बिना वॉर के भी हम अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं। देखो, एक्स रूलर है, ये जैसे अवधि है, कौन है बेटा? अवध। अब जैसे ये जो अवध है, ये अवध मेंटेन कर रहा है ब्रिटिश ट्रूप्स को, तो ब्रिटिश अगर इस पे अटैक करेंगे तो क्या लड़ाई होगी? नहीं, ब्रिटिश ट्रूप हमेशा किसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे? ब्रिटिश के साथ खड़े हो जाएंगे, और अवध के नवाब को सरेंडर करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि ब्रिटिश एम्पायर एक्सपांड हो रहा है बिना किसी वॉर के। बेटा, ब्रिटिश फोर्सेस को, ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर था, बहुत महंगा सौदा था, पर इंडियन स्टेट्स को ये करना ही पड़ता था जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की टर्म्स में एंटर किया, साइन किया। जिसने सब्सिडरी अलायंस को, उन्हें तो फोर्सफुली ये काम करना ही था। हेंस द ब्रिटिश, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स के पास बेटा बहुत बड़ी आर्मी बन गई। किस एक्सपेंस पे? किसके खर्चे पे? इंडियन रूलर्स के खर्चे पर। जो प्रेजेंस थी बेटा ब्रिटिश रेसिडेंट्स की, देखो, ब्रिटिश रेसिडेंट कोर्ट में रह रहा है उस राजा के जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है,
तो उसने कर्टेल्ड किया, किसके इन्फ्लुएंस को कट कर देना, मतलब इन्फ्लुएंस को कम कर देना। दूसरी जो फॉरेन पावर थी, भले वो पोर्तुगीज़ हो, भले वो फ्रेंच हो, मतलब उनके इन्फ्लुएंस को बिल्कुल कर्टेल्ड करके रख दिया किसने, तो उस ब्रिटिश रेसिडेंट ने, जो इंडियन कोर्ट में बैठा हुआ था, उस राजा के कोर्ट में बैठा हुआ था। और कंपनी के लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद हुआ लॉन्ग रन में कि अब वो जो राजा जिसने सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया है, वो किसी भी तरीके से किसी और फॉरेन पावर से बात ही नहीं करेगा। पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। वो सारे स्टेट्स जिसने सब्सिडी अलायंस को साइन किया, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि अब उनके पास अपनी आर्मी नहीं है और आर्मी का खर्च वो ऑलरेडी उठा रहे हैं। ठीक है, देखो हमको अगर आर्मी का खर्च उठाना था तो हम अपनी आर्मी खुद के नहीं रखते, पर अब क्या ही बताएं, साइन कर ली तो कर ली, कुछ नहीं, कुछ ही साइन की, किसी को फोर्स किया गया था साइन करने को। पर दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव इम्पैक्ट था उस स्टेट के ऊपर जो ऑलरेडी इस अलायंस में था। जो इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने इस अलायंस को साइन किया, उनकी इंडिपेंडेंस तो गई समझो। वो इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीज़न नहीं ले पाते थे, जितने भी उनके डिसीजंस थे वो ब्रिटिश रेसिडेंट के इन्फ्लुएंस में ही होते थे, ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में ही होते थे। दे कुड नॉट टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर किंगडम। अपने किंगडम को कैसे चलाना है, ये डिसीजन भी अब उनका खुद का नहीं था। यहाँ पर एक वर्ड है एम्पावरिशमेंट, मतलब कंडीशन का खराब होता जाना, सिचुएशन का और ख़राब होता जाना। एम्पावरिशमेंट मतलब जिस स्टेज में आप आ जाएँ उससे आप डिटोरिएट होंगे, डिक्लाइन होते जाएंगे। तो बेटा ये जो सब्सिडरी अलायंस था लेड टू द एम्पावरिशमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसकी वजह से इंडियन स्टेट्स की कंडीशन ख़राब होती गई। एज दे वर फोर्स टू पे ह्यूज अमाउंट टू द ब्रिटिश, इन्हें बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ रहा था। इकोनॉमिक स्ट्रेन, ये जो तनाव था, आर्थिक रूप से जो स्ट्रेन था, तनाव था, और एम्पावरिशमेंट ऑफन लैड टू कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा जब पैसा ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कोलैप्स कर जाएगी। इस वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ब्रिटिशर्स के पास बढ़ गई। वो किसी भी टाइम सीज़ कर सकते थे इंडियन स्टेट्स को कि भाई ये जो स्टेट है जो आपके पास है वहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आप प्रॉपरली अपने एरिया को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, इससे बेटर है कि हम मैनेज करें। और उन्होंने कंट्रोल करना चालू कर दिया धीरे धीरे करके, वन बाय वन करके एक एक टेरिटरी को, क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स ही दे रहे थे इंटरनल रिवोल्ट से। तो जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने इग्नोर कर दिया लोगों के वेलफेयर को, जो सब्जेक्ट है उसके वेलफेयर को इग्नोर कर दिया। देखो एक राजा तब तक ही राजा अच्छा राजा रहता है जब तक वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, है ना। पर अब राजाओं को एक अलग ही प्रकार का घमंड आ गया कि भाई हम इंटरनल रिबेलियन होगा भी तो वो हमारे किस काम का, वो तो ब्रिटिशर्स उसको शांत करेंगे, तो हम क्यों इस पब्लिक का ध्यान रखें। तो उन्होंने पब्लिक का वेलफेयर करना छोड़ दिया। दे बिकम मोर ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव, ये जो राजा थे वो बहुत ही अत्याचारी बन गए, बहुत ही शोषण करने लगे कॉमन पीपल का, और कॉमन पीपल इससे बहुत सफ़र कर रहा था। जो सब्सिडरी अलायंस था, द सब्सिडरी अलायंस ऑल्सो एडेड द ब्रिटिश इन डिफीटिंग द मराठास। सब्सिडरी अलायंस की मदद से ही ब्रिटिशर्स हरा पाए किसको, मराठास को। अब बेटा हमें डिस्कस करना है कि व्हाट कुड हैव बीन सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इंटरनल रिवोल्ट्स। इंटरनल रिवोल्ट्स के क्या कारण हो सकते हैं। तो इंटरनल रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण तो यही होता है बच्चा, ऐसी पॉलिसीज़ कोई राजा बना दे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पसंद ना आ रही हों, किंग वेलफेयर के बारे में ही ना सोचे, एक कम्युनिटी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करे, प्राइजेस राइज कर जाएं। ये सारे प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं इंटरनल रिवोल्ट्स के। अब हम पढ़ेंगे एक्सपांशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स या वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका नाम क्या था बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड तो हम लगा देते थे, है ना। एक्सपांशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर में कैसे एक्सपांशन हुआ अब हम वो देखेंगे। तो बेटा जो लॉर्ड हेस्टिंग या जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, इन्होंने कभी भी ऐसे उलझाने वाली बातें नहीं की। इनका एक ही एम था, सीधे युद्ध करो और टेरिटरी को एक्सपांड करो, जैसे सब्सिडरी अलायंस साइन करो, राजा को अननेसेसरी ऐसे परेशान करो, एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा कर दो, ऐसे ही कुछ भी नहीं चाहते थे। इनका एम क्लियर कट था, सीधे वॉर करना है और टेरिटरी को जीतना है। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने थे बेटा बंगाल के 1830 में। इन्होंने वाइक्रस फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी, आगे देखो, जोरदार तरीके से आगे देखो और युद्ध लड़ो, ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, वो भी एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड पर।
इनकी जो एग्रेसिव और इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ थी, इसी की वजह से बहुत कम टाइम में ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हो पाया या ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन हो पाया। पहले हम लोग देखेंगे आउटराइट वॉर्स 1805 से 1408 तक। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी इंडिया में एस्टेब्लिश की, जो ये कहती थी कि जो कंपनी की अथॉरिटी है वही सुप्रीम है, एंड हेंस इसकी जो पावर है वो हर इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी लाने वाले कौन थे बेटा? इंट्रोड्यूस करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने ये कहा कि जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं, इन सबसे ऊपर, इन सबसे सुप्रीम पावर है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी सबसे बड़ी है। जो हेस्टिंग्स थे, उनके जो सक्सेसर थे, उन्होंने भी आउटराइट पॉलिसी को ही कंटिन्यू किया। वॉर करते जाओ, एनेक्सेशंस करते जाओ और ग्रेटली एक्सपांड करो ब्रिटिश टेरिटरी को इंडिया में। ब्रिटिश टेरिटरी को इंडिया में एक्सपांड करना है तो वॉर करो, एनेक्सेशन, वॉर करो, एनेक्सेशन। बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स थे, जैसे मराठास, मैसूर, पंजाब, इन्हें ब्रिटिश कंट्रोल में, ब्रिटिश रूल के अंदर लेके आया। किस पॉलिसी के थ्रू ही? आउटराइट वॉर के थ्रू ही, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। मराठा, मैसूर, पंजाब ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट बने इंडिया में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर को देखेंगे हम बेटा। मैसूर एक बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट स्टेट था। एक बहुत ही पावरफुल लीडर थे यहाँ पे, जिनका नाम था हैदर अली। तो मैसूर एमर्ज हुआ एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह अंडर द पावरफुल लीडरशिप ऑफ हैदर अली। कब से कब तक? 1761 से 1782 तक। और हैदर अली के बाद इनके बेटे थे टीपू सुल्तान, उनके हाथों में पावर आई 1782 से 1799 तक। इन्होंने कंपनी को अच्छा खासा थ्रेट दिया, अटैम्प्ट टू एस्टेब्लिश इट्स पावर ओवर इंडिया। बेटा, ये जो कंपनी का सपना था कि उसे पूरे इंडिया में अपने पावर को एस्टेब्लिश करना है, उसको बड़ा झटका दे रहे थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। और ये जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, इन्होंने तो फ्रेंच के साथ टाई अप करके अपनी आर्मी को पूरा मॉडर्नाइज कर लिया था। जैसे यूरोपियन आर्मी थी, मतलब इंग्लिश की आर्मी थी इंडिया में, वैसे ही फ्रेंच ने टीपू सुल्तान की आर्मी को भी बना दिया था। वो तो टीपू सुल्तान थोड़ा सा और धीरज रखते तो ब्रिटिशर्स को अच्छे से चैलेंज कर पाते, पर इन्होंने थोड़ा सा जल्दी कर दी वॉर में। इसीलिए कंपनी नहीं चाहती उसका सपना टूटे, इसलिए कंपनी ने 4 युद्ध लड़े मैसूर को जीतने के लिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से 1769 तक। पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1767 से 69 तक। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1780 से 84 तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92। फोर्थ 1799 में। और इस फोर्थ वॉर में सेरिंगपट्टम को बचाते हुए हो जाती है डेथ टीपू सुल्तान की। कॉन्सिक्वेंसीज मतलब परिणाम देखेंगे अब हम। तो जो हैदर अली थे, उनकी डेथ हो जाती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम। हैदर अली कब मर जाते हैं? जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चलता होता है, ठीक है, 1782 में। इनके जो बेटे होते हैं वो वॉर को कंटिन्यू रखते हैं कंपनी के साथ, और कुछ फर्स्ट स्टेज में जीतते हुए नज़र भी आते हैं। बाद में टीपू सुल्तान को किल कर दिया जाता है वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल इन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। सेरिंगपट्टम जो इनकी कैपिटल सिटी थी, उसको बचाते हुए 1799 में डेथ हो जाती है किसकी भी? टीपू सुल्तान की भी। जो स्टेट होता है मैसूर का, वो फॉर्मर रूलर मतलब हैदर अली के पहले वहाँ पर वुडियार डायनेस्टी हुआ करती थी। उसी वुडियार डायनेस्टी के किसी एक व्यक्ति को पपेट रूलर बना के बिठा देते हैं अंग्रेज। तो इस स्टेट को जीतने का काम कौन करते हैं? अंग्रेज। जीत लिया किससे? पहले हैदर अली की डेथ हुई सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में सेरिंगपट्टम को बचाते टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। अब जीतने के बाद हमारे अंग्रेज वुडियार डायनेस्टी को वापस कर देते हैं ये किंगडम, पर इंडिपेंडेंट नहीं, उन्हें बिल्कुल पपेट रूलर बना के बिठाते हैं वुडियार डायनेस्टी के किसी एक व्यक्ति को। इट वॉज ब्रॉट अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। देखा, उसी टाइम उससे क्या साइन करा लेते हैं वुडियार डायनेस्टी से? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। बेटा, हम लोग हमारे पार्ट 1 को ख़त्म कर रहे हैं यहीं पर। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा किंगडम से। If you have any doubt, any problem, to write in comment section.